देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। मैम एक बार देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, देखो स्टैटिस्टिक्स तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जैसे कि 9-10 में पढ़ाई जाता है, ठीक है। 9-10 में होता है, 11-12 में भी अगर किसी का मैथ्स वगैरह हो तो स्टैटिस्टिक्स रहता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो कोई भी डेटा को कलेक्ट करके हम लोग अगर उसे एनालाइज वगैरह कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स होता है। तो जैसे देखो अभी मान लो कोई मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स मतलब उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। अगर वो बैट्समैन है तो उस रेस्पेक्ट में, अगर वो बॉलर है तो, या फिर ऑलराउंडर है तो वैसा। ये तो स्पोर्ट्स का भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज वेदर का, ठीक है, कि मतलब जो बरसात है, ठीक है, जो रेनफॉल है वो इस बार इंडिया में या फिर वेस्ट बंगाल में या फिर मतलब कहीं भी कोई स्टेट वाइज स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, कंट्री, वर्ल्ड, ठीक है। किसी भी तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। या फिर मान लो अभी जैसे क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधा ज्यादा काट रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर ज्यादा ग्रीनरी है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गया। या फिर कोई कंपनी का कॉमर्स बेसिस में देख लो, किसी कंपनी का अगर एनालिसिस करोगे तो उसका ग्रोथ कैसा है, या फिर प्रॉफिट कैसा है, मतलब प्रॉफिट हर बार कितना कम ज्यादा हो रहा है, या फिर किसी कंपनी का शेयर प्राइस एनालिसिस कर रहे हो। तो ये सारा चीज, जितने भी सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, या फिर तुम लोग मान लो ये स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहे हो कि तुम लोग लास्ट 1 वीक में कितना टाइम खुद घर पे पढ़ाई किए हो, ये भी स्टैटिस्टिक्स बना सकते हो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लास के अलावा और कितना तुम लोगों ने अपना जो है सेल्फ स्टडी किया है। तो वो भी स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, उसको अगर रिकॉर्ड करोगे। तो हर चीज में स्टैटिस्टिक्स हम लोग ढूंढ सकते हैं, ठीक है। हम लोग तुम लोग मान लो तुम लोग का एडुकेशन का स्टैटिस्टिक्स बना सकते हो कि 1 से लेके 12 तक तुम लोगों ने जो भी पढ़ाई लिखाई किया है उसका क्या रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये भी कर सकते हो। तो हम लोग बहुत सारे वे से जो है स्टैटिस्टिक्स का डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब यही होता है कि अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर बेसिस पे डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, उससे एक कंक्लूजन में आते हैं। जैसे देखो अभी कितना रेनफॉल हुआ है, ये हम लोग क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता करना है कि कंडीशन क्या है, मतलब जो होना चाहिए। एक तो मतलब जो है एक रेंज होता है ना, कि इतना मिनिमम रेनफॉल नहीं होगा तो ड्रॉट होगा, ज्यादा होगा तो फ्लड होगा, जैसे कि आसाम में हो गया है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, अगर इससे ज्यादा और 2-4 दिन बरसात हुआ तो यहाँ पर फ्लड आ सकता है, या फिर इस जगह पे अगर नहीं हुआ इस तरह से रेनफॉल नहीं होता है, देन इससे क्या हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है। तो इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे हम लोग डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज ले सकता है बिजनेस अपना। तो ये सारा चीजें मान के चलो कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। वेदर रिपोर्ट जो बनता है न्यूज में अगर देखोगे तो वेदर रिपोर्ट की लास्ट इतने दिन में ऐसा था टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे अगर गूगल में भी तुम लोग देखोगे ना तो टेम्परेचर बोल के, जैसे देखो इसमें भी तुम लोग को स्टैटिस्टिक्स ही दिखेगा, ये देखो टेम्परेचर इन कोलकाता कर देते, ठीक है। टेम्परेचर ये देखो, ये स्टैटिस्टिक्स बना हुआ है, ठीक है। ये कौन सा है, देखो सैटरडे संडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से दिया, मतलब 1 वीक का स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये भी स्टैटिस्टिक्स है। इससे ये पता कर सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा चल रहा है, ठीक है, मतलब ज्यादा क्या है, मतलब ज्यादा ये हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, या फिर कैसा है, मतलब ह्यूमिड है वेदर, या फिर ठीक ठाक है, कैसा है, ये हम लोग देख सकते हैं। देखो लगभग 31 डिग्री, ये 32 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज दे रखा है। हेजी होगा, क्या होगा, ठीक है, या फिर कुछ स्टॉर्म वगैरह आएगा, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो इतना सारा मैंने चीज बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स हर चीज में हम लोग ढूंढ सकते हैं। अभी इसमें हम लोग नोट डाउन करेंगे, तुम लोग इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ये मैं हम जिस्ट लिखवा देते हैं। इससे क्या होगा, तुम लोग को पढ़ने में आसानी रहेगा, क्योंकि बुक्स में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। ये जो है मैथ्स का ही एक ब्रांच होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली 2 बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है।
मतलब दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, पढ़ना है हमें एक ही बेसिस पे, हम बताते हैं। मतलब दो सेंस होता है स्टैटिस्टिक्स का, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर सेंस में क्या होता है, देखो सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर जस्ट एक बार लिखवा रहे हैं, फिर बोल देंगे पूरा, ठीक है। अभी अभी मत लिखो, ठीक है, जब हम लिखने बोलेंगे तब लिखो, अभी बस इतना ही लिखो। सिंगुलर सेंस मतलब ये होता है कि पूरा प्रोसेस, सिंगुलर सेंस का मतलब होता है पूरा प्रोसेस, जिससे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एक मतलब पर्टिकुलर कोई भी चीज जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, लाइक वेदर रिपोर्ट हो, कोई स्पोर्ट्समैन, पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन का कोई रिपोर्ट बना रहे, जो भी हो, ठीक है, या फिर किसी का एडुकेशन रिपोर्ट, कोई कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट, जो भी हो रहा है, उसके पूरे प्रोसेस को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मान लो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेज क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग डेटा को क्या करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन, यहाँ पर लिख देते हैं कंक्लूजन, ये हम लिखवा देंगे, अभी पूरा मत लिखो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा को कलेक्ट करना। जैसे अगर हमें ये देखना है कि लास्ट 1 वीक में वेदर रिपोर्ट क्या था, तो हमें पहले 1 वीक का वेदर का जो कंडीशन था वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उससे हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो किसी डिसीजन में पहुंच सकते हैं कि आगे जाके क्या टेम्परेचर इतना ज्यादा ही रहेगा, अगर ज्यादा हॉटर होते जा रहा है, या फिर ज्यादा रेनफॉल है, तो वो सब मतलब एनालिसिस करने का तरीका होगा। जो भी वेदर डिपार्टमेंट में है उनके पास नॉलेज होता है, वो बता सकते हैं कि ऐसा अगर कंडीशन बन रहा है तो क्या होगा, मतलब तूफान आएगा या फिर ज्यादा बरसात होगा, तो उनके पास वो नॉलेज है, वो बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज करने के बाद उसे प्रेजेंट करना पड़ता है, ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है ताकि जो भी उस डेटा को पढ़े वो समझ पाए पढ़ के, ठीक है। प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, फिर हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। एनालाइज करेंगे, फिर उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि उसको डिस्कस कर सके सभी के साथ, देन इसको हम लोग कंक्लूजन में आएंगे। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस जिसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। हमें प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो हमें नहीं पढ़ना होगा, हम बता देंगे ये क्या होता है। और ये जो है सिंगुलर सेंस, यानी कि डेटा का कलेक्शन कैसे होता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। डेटा का एनालिसिस के लिए कितने सारे वेज है, क्या क्या टूल्स टेक्निक्स है। जैसे एक तो तुम लोग को पता ही है, अगर मान लो एवरेज निकालते हो, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर स्टैटिस्टिक्स टेक्निक, ठीक है, एकदम हम लोग 1-2 से ही कर सकते हैं। एवरेज सिखाया जाता है, 1-2 नहीं 3-4 से शायद करवाया जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज ये भी एक स्टैटिस्टिक्स का टूल्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम लोग बोल रहे हो कि सपोज अगर किसी का मार्क्स आया है 90%, फॉर एग्जाम्पल 90%, और उसका मान लो सब्जेक्ट था, हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो मैथ था और अकाउंट्स था, लॉ था, इकोनॉमिक्स था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 90% का मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको चारों सब्जेक्ट में जो है 90 मिला है, आउट ऑफ 100 90 मिला है, ठीक है, ऐसा हम लोग बोलना चाह रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हुआ है, ये तो एवरेज करके हम लोग बताते हैं, क्योंकि जब भी कहीं एडमिशन के लिए जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे मैथ में इतना मिला, अकाउंट्स में इतना मिला, बोलेंगे बताओ टोटल एवरेज करके बोलो कितना मिला। तो देखो हो सकता है यहाँ पर 80 मिला, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 85 मिला, हो सकता है यहाँ पर 75 मिला, और हो सकता है यहाँ पर 95, मुझे नहीं पता टोटल करने पे कितना आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 80, 85, 75 एंड 95, 335 डिवाइडेड बाई 4, 83 हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, तो कर लेते हैं 90, और इसको कर लेते हैं, सपोज इसको 100 कर लिया, देखते हैं 100 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइडेड बाई 4, 92.5 आ रहा है, ठीक है। हम इसको ना चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 92.5% मिला है सपोज किसी को, ठीक है। तो अब देखो, अब समझो, मान लो किसी को मैथ्स में मिला है 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम्पल बनाना पड़ा ना, तो इसमें देखो वो 90 मैंने हटा दिया, क्योंकि इससे एवरेज करने पे इतना आता है। मैथ्स में मिला है 100, ठीक है, अकाउंट्स में मिला 85 मान लो, और लॉ में मिला 90, इकोनॉमिक्स में मिला 95, ठीक है। लेकिन ये चार का जब हम लोग एवरेज करेंगे, 100 प्लस 85 प्लस 90 प्लस
प्लस 95 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका हम लोग पहले टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इसका टोटल होता है हम लोग का 370 डिवाइडेड बाय 4 करने पे 92.5%, मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं 92.5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब आउट ऑफ 100 हमें 92.5 मिला है। तो इसका मतलब एवरेज में हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑल 4 सब्जेक्ट में हमें क्या मिला है 92.5, बट ये ट्रू नहीं है। हमें एक में मिला 100 मतलब मोर देन 92.5, एक में मिला 85 लेस देन 92.5, यहाँ पर 90 मोर लेस देन 92.5, 95 यानी कि मोर देन 92.5। तो ये क्या हो गया, ये एक टेक्निक हो गया, ये टेक्निक को बोला जाता है एवरेज टेक्निक। एवरेज टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अलग अलग बताने का जो मुश्किल है उससे ओवरकम करके हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम लोग का मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली सभी में 92.5 आए। तो इसका मतलब जब एवरेज बताते हैं हम लोग, तो जिनको बता रहे हैं उनको भी पता है कि एग्जैक्टली इतना तो नहीं मिला होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा मिला होगा, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज का मतलब। तो ये क्या है, एनालिसिस करने का मैंने एक टेक्निक बताया, तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि तुम लोग को पता है एक टेक्निक एवरेज, ठीक है। इसके अलावा इसको एरिथमेटिक मीन बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। एरिथमेटिक मीन होता है, फिर जियोमेट्रिक मीन पढ़ेंगे हम लोग, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, इस तरह का बहुत सारा अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। ये हो गया एनालिसिस करने का तरीका। फिर डेटा को प्रेजेंट, जैसे देखो अभी एवरेज डेटा को कैसे प्रेजेंट किया हम लोगों ने, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम लोग कैसे इसे प्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली इस तरह से भी होता है प्रेजेंट करने का मतलब, इस तरह से मान लो एक्स में डेटा का डेटा दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि टेबल फॉर्मेट में हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स करते हैं, मान लो फ्रीक्वेंसी भी है तो इस तरह से, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके का होता है, जिसमें टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है, पाई चार्ट होता है, बार डायग्राम होता है, डायग्राम के थ्रू से प्रेजेंट करना, ठीक है। इस तरह से जैसे देखो ये जो है यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि डायग्राम तो वैसा कुछ है नहीं, ये डायग्राम बोल सकते हैं, ये देखो ये लाइन चार्ट बना है कि ऐसे करके टेम्परेचर कम फिर ऐसे करके अप हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। और कंक्लूजन, फिर हमें पता चलेगा कि क्या कंक्लूजन क्या होगा, अगर मान लो मार्कशीट लेके कहीं एडमिशन करने जा रहे तो उनके क्राइटेरिया से फुलफिल हो रहा है कि नहीं, देख के वो बता देंगे कि आपका एडमिशन इस जगह पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाला चीज अभी हम लोग देखो लिख के दिखाते हैं, ठीक है, यही चीज हमें करना है। अरे भाई वापस ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अभी हम लोग लिखेंगे सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है। सिंगुलर सेंस का मतलब होता है प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, ठीक है। पूरा प्रोसेस ही हमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है डेटा कलेक्शन से लेके कंक्लूजन तक पूरा प्रोसेस ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड दैट इज यूज्ड फॉर collecting, analyzing and processing data, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, ठीक है। इससे हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्फरेंसेस का मतलब ही होता है कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पर इन्फरेंसेस का मतलब ही कंक्लूजन होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे inferences means conclusion reached on the basis of evidence and reasoning, ठीक है।
कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, किस बेसिस पे हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, रीजन को एनालिसिस करते हैं कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और क्या हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, मतलब क्या क्या एविडेंस हम लोगों के पास है जिससे हम लोग एक किसी भी चीज का जिसका एनालिसिस कर रहे हैं उसके मतलब कंक्लूजन तक पहुंच पाए। जैसे वेदर रिपोर्ट का भी, ठीक है, हमारे पास एविडेंस क्या है, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ किस तरह से चल रहा था, या फिर किसी एक प्लेयर का, ठीक है, वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, ये एविडेंस हमें मिल जाएगा, इनका लास्ट मैच देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, तो वहां से डेटा कलेक्ट कर लेंगे क्या है, फिर रीजन ढूंढेंगे क्यों इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या फिर और भी अच्छा हुआ, कैसे हुआ, या फिर खराब हुआ तो कितना खराब हुआ, कैसे हुआ, तो इससे हम लोग कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि इनको टीम में रखना है, नहीं रखना है, तो इस तरह का डिसीजन मेक हम लोग कर सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इसमें काफी हमें हेल्प करेगा। नाउ प्लूरल सेंस जो होता है, प्लूरल सेंस का मतलब होता है, यहाँ पर लिखते हैं प्लूरल सेंस का मतलब सिर्फ डेटा का कलेक्शन को प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है। ये देखो सिर्फ डेटा का कलेक्शन को, ठीक है, डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, कलेक्टेड टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, डेटा कोई भी डेटा, ठीक है, प्लूरल सेंस में एनी डेटा, कोई भी डेटा जो हम लोग क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या है, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब इन द फॉर्म ऑफ डिजिट, जैसे मैंने अभी मार्कशीट का एग्जांपल लिया था तो वहां पर मैंने कुछ डिजिट्स लिखे थे, 100, 85 ऐसे करके कुछ लिखा था मैंने, ठीक है, ये होता है क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे ये भी देखो, ये भी क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटी, जैसे कि 31 इस तरह से, जैसे देखो यहाँ पर विंड का भी दे रखा है कि पर आवर कितने किलोमीटर पे जो है विंड चल रहा था, जैसे कि 6 किलोमीटर पर आवर 30, तो ये क्या हो गया, ये सारा हो गया है हम लोगों का क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब डिजिट्स में बोला गया। अब डिजिट में यूनिट क्या लगेगा, अगर टेम्परेचर है तो डिग्री में होगा, अगर जो है कि विंड का हमें स्पीड बताना है तो किलोमीटर पर आवर होगा, वो तो यूनिट पे डिपेंड करेगा कि किस डेटा पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है जैसे कि मान लो किसी का जेंडर, ठीक है, ये क्वालिटेटिव हो गया, और जैसे मान लो किसी का नेशनलिटी, ठीक है, जैसे मान लो कोई इंडियन है, ठीक है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा जो है वो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ऑलवेज क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है, तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी का, मान लो किसी का, जैसे मैंने अभी बोला, किसी का जेंडर, नेशनलिटी, ठीक है, कोई कलर, फुल फ्लावर का मान लो कलर, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया क्वालिटेटिव डेटा। लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं, मान लो हम लोगों के पास रेड कलर का 5 फ्लावर है और मान लो ब्लू कलर का 3 फ्लावर है, तो हम लोग रेड और ब्लू जो कि एक क्वालिटेटिव फॉर्म है, इससे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कोई एनालिसिस नहीं कर सकते कि कितने सारे, मतलब हमें बोल दिया 2 कलर है, एक रेड है एक ब्लू है, इससे क्या एनालिसिस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करके काउंट करते हैं कि ब्लू कलर वाला कितना है, रेड कलर वाला कितना है, या फिर किसी और कलर, ऑरेंज कलर हो गया कितना है, तो इससे हम लोग कोई एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो कलेक्शन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो सकता है, बट कैलकुलेशन के लिए ऑलवेज क्वांटिटेटिव फॉर्म ही हमें चाहिए, और अगर क्वालिटेटिव है तो उसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। तो प्लूरल सेंस में सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्शन करने को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एनी डेटा चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, उसे कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सेंस में सिर्फ कलेक्ट नहीं, कलेक्ट तो यहाँ भी होगा, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड कंक्लूजन, ये सारी चीजों को करने को, पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। हम लोगों को ये सिंगुलर सेंस ही पढ़ना होगा, ठीक है, सिंगुलर सेंस ही हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लो, आफ्टर अप्लाइंग statistical method we have arrived at
एक कंक्लूजन दैट profit of XYZ Limited in last 5 year reduced। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिख दिया कि स्टैटिस्टिकल मेथड वगैरह अप्लाई करके हम लोगों ने देखा कि XYZ एक कंपनी है जिसका लास्ट 5 इयर्स में प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हुआ है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिखा दिया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर अब हम लोग को कौन सा पॉइंट पढ़ना है। देखो हम वही सारा पॉइंट डिस्कस करते रहे जो हम लोग का एग्जाम में आता है, ठीक है। और सारा इंपॉर्टेंट ही है, सारा चीजें बता रहे, कुछ हमारा रह नहीं जा रहा है, लेकिन पूरा डिटेल्स तो हमें उस तरह से नहीं करना है जैसे बुक में पूरा स्टोरी वगैरह लिखा हुआ है, वो इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम उसका जिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पर देखो, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे वर्ड, सॉरी वर्ड लिख दिया मैंने, वर्ड ओरिजिन। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, मतलब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्री में स्टैटिस्टिक्स जो है ये यूज होता था, ठीक है। जैसे कि मान लो लैटिन लैंग्वेज में इसे बोला जाता है स्टेटस, ठीक है, स्टेटस इस तरह से। इटालियन स्टैटिस्टा, ये सब एमसीक्यू आता है ना, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं स्टैटिस्टा। अच्छा, जर्मन, जर्मन में इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंच, फ्रेंच में भी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, बट इसका स्पेलिंग अलग होता है, STATISTIQUE, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखवाया, ये पहला बात तो है, देखो तुम लोग को जानकारी मिलेगा क्या है, ऊपर से क्या होता है इस पे एमसीक्यूज बनते हैं, तो इसीलिए मैंने ये लिखवा दिया। तो लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, ठीक है, और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक बट QUE। तो हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन लिखा दिया। अब देखो कौन सा ऐसा बुक है जहां पर पहली बार स्टैटिस्टिक्स को हमें मिला था पढ़ने के लिए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से तो हमें पता चला होगा कि पहले किसने स्टैटिस्टिक्स के बारे में, कौन से ऐसे राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था। तो अगर हिस्ट्री में जाके देखें, मतलब बहुत ही ओल्ड अगर हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ हमें ये स्टैटिस्टिक्स मिला है कि हाँ हम लोग अब आज के दुनिया में नहीं, इसके पहले भी जो भी आगे है, मतलब जो भी आगे हमारा हिस्ट्री है, चाहे वो वर्ल्ड बेसिस पे हो या हमारे कंट्री बेसिस पे हो, क्या वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स कभी अप्लाई हुआ था, मतलब आगे जो लोग थे क्या उन्होंने कभी अप्लाई किया था, हाँ किया था, ठीक है। जैसे तुम लोग को पता होगा इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे इंडिया में बोलो तो इकोनॉमिक्स जो है मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है, ये किसने लिखा था पहला, बोल सकते हो, बोलो अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा था भारत में, अर्थशास्त्र जो है भारत में कौन लिखा था, बोलो बोलो, ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि इतना बोल सकते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, ठीक है, ये सभी को बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है, या फिर अखंड भारत जिन वो उनका ड्रीम था, ठीक है, जिस वजह से आज हमारा जितना भी सारा स्टेट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अब ऐसे स्टेट कंसेप्ट नहीं था, सब मतलब जो है एक एक मतलब राजा के अंडर में होता था, ठीक है, तो वो एक देश नहीं माना जाता। वैसे भारत तो पहले से ही था बट एक देश नहीं माना जाता था, बहुत लोग मतलब अलग अलग, मतलब ये उनका रीजन हो गया, ये उनका रीजन हो गया, ऐसे मतलब अपने जगह को एक अलग देश की तरह समझते थे, ठीक है। लेकिन उनका ये जो अखंड भारत वाला कंसेप्ट था उसके बाद से जो है उन्होंने अखंड भारत बनाया भी था, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया, बोलो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका, ठीक है। तो इनको बनाने में इनका हाथ है, मतलब इनके ही गुरु हैं, बोल सकते हो, बोलो इतना सारा हिंट्स दे दिया। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है
चाणक्य, करेक्ट, ठीक है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। और इकोनॉमिक्स अगर तुम लोग पढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के चीजों को समझाने के लिए विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम लोग नहीं समझा सकते। जैसे मार्केट में किसी एक कॉमोडिटी का डिमांड, फिर उसके लिए तुम लोग जो ग्राफ चार्ट यूज करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, और उससे जो एनालिसिस करते हो कि कौन से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, तो ये सब क्या है, एनालाइज कर रहे हो, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स में अगर तुम लोग के इकोनॉमिक्स बुक्स में अगर स्टैटिस्टिक्स मिलता है तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी मिलेगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं, देखो ये सब एमसीक्यू आता है। जैसे देखो पब्लिकेशन, कहाँ कहाँ हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलेगा। कौटिल्यस बुक अर्थशास्त्र, जैसे तुम लोग का बुक में जो इको बुक है वहां पर तुम लोग को स्टैट मिलता है ना, वैसे यहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा, और एग्रीकल्चर पे जो स्टैटिस्टिक्स बना था, ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पे स्टैटिस्टिक्स बनाया गया था और उस पे बुक भी लिखा गया था, वो लिखा था, ठीक है। जो ऐनी अकबरी है ना वहां पर वो लिखा हुआ है। ऐनी अकबरी किन्होंने लिखा था, अबू फैजल ने, ठीक है। तो ये देखो ये वाला भी लिख देते हैं, स्टैटिस्टिक्स records on agriculture, agriculture found in Ain Akbari। और ऑथर जो है, ऑथर है अबू फैजल। अबू फैजल ने स्टैटिस्टिक्स का यूज किया था और उसको यूज करके उन्होंने एक बुक भी लिखा था, ऐनी अकबरी। और ये स्टैटिस्टिक्स का जो इन्होंने बुक लिखा था वो था किसके बारे में, एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स को रिकॉर्ड कर किया था उन्होंने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये एमसीक्यू आता है, सेंसस क्या होता है, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है कि एक टाइम गैप में हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 साल के गैप में, नॉर्मली क्या होता है 10 ईयर्स के गैप में होता है, ठीक है। पॉपुलेशन को 10 ईयर्स के गैप में अगर हम लोग काउंट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है, अगर तुम लोग आज ढूंढोगे कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है या फिर किसी और देश का पॉपुलेशन क्या है, तो ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। डेटा जो मिला है तो किसी ने कलेक्ट किया होगा तभी तो मिला है। तो सेंसस का मतलब क्या होता है, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन 10 ईयर गैप, ठीक है। फर्स्ट सेंसस कौन से देश ने, ठीक है, फर्स्ट सेंसस कौन से कंट्री ने किया था, ये कंसेप्ट जो है कौन से देश में पहला देखा गया था, दैट इज इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में सबसे पहले सेंसस वाला कंसेप्ट लाया गया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट एवर सेंसस डन इन इजिप्ट। टाइम पीरियड क्या था पता है, 300 ईयर्स बीसी टू 2000 बीसी, ठीक है। तुम लोग ये मत सोचो कि मैम हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बात हिस्ट्री का नहीं है। एक्चुअली सबसे पहला बात है, थोड़ा थोड़ा देखो नॉलेज अच्छा भी लगेगा, ठीक है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए, जीके भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, पता होना चाहिए, और ये सबसे क्वेश्चन आता है इसीलिए, ठीक है। अब बस हो गया, अब हम लोग कोर्स स्टैटिस्टिक्स में ही जाएंगे। लेकिन हाँ, जो इंट्रो वाला चैप्टर है वहां पर हमें ये सब ही पढ़ना है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, जिसमें लगेगा 2 क्लास लगेगा, उसके बाद ही हम लोग कैलकुलेशन वाले चैप्टर में जाएंगे। अब देखो कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे अप्लाई होता है। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर देखो ये जो है इससे हमें पता चला इकोनॉमिक्स में अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक XYZ लिमिटेड का दिखाया कि कंपनी का प्रॉफिट एनालिसिस किया, तो इससे हमें पता चलता है ये कॉमर्स में अप्लाई होता है, ठीक है, बिजनेस में अप्लाई होता है। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पर 3 चीजों पे एनालिसिस, मतलब 3 चीजों पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इकोनॉमिक्स, इसीलिए मतलब सब्जेक्ट का नाम भी ऐसा दिया रहता है कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इकोनॉमिक्स में देखो हमें क्या क्या, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस में क्या क्या मिलेगा, जैसे देखो टाइम सीरीज एनालिसिस,
टाइम सीरीज, ठीक है। अब ये टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी भी एक शेयर जो है कंपनी का, उसका शेयर का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मान लो टाटा मोटर्स, ये रहा टाटा मोटर्स शेयर, ठीक है। ये देखो, ये मैंने निकाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अरे चला गया, हाँ ये देखो, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या दिया हुआ है? आज का एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। आज का एनालिसिस मतलब शेयर मार्केट जब ओपन हुआ था तब इसका प्राइस कितना था? 11 AM को कितना आया? ये आज का नहीं है शायद, ये 3 PM तक दे रखा है, एक दिन का, ठीक है। मतलब 24 आवर्स में क्या हुआ है, मतलब कल से लेके अभी तक के टाइम पीरियड का बता रहा है। देखो लास्ट 5 डेज का बता रहा है। लास्ट 5 डेज में कितने में ओपनिंग हुआ? ये देखो ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है मंडे, फिर देखो यहाँ पर मंडे में ऐसा हुआ, फिर उसके बाद देखो ट्यूसडे आ गया। अगर ध्यान से देखोगे, रुको हम ये वाला ये यूज करके बताते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एनालिसिस एक बार चेक करके देखो, ये पूरे मंडे का दिखा रहा है। जब हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे ना तो तुम लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर, ये देखो मंडे का पूरा बता रहे हैं। मंडे का देखो टाइम 10 बजे, 11, 11:30, 12, 13, मतलब वही एक, ठीक है। तो 1:30 ऐसे करके जब क्लोज हो जाता है उस तरह से। फिर उसके बाद देखो 9:30 बजे ओपन होता है मार्केट, ठीक है। ये 9 बजे ओपन होता है, आई थिंक यहाँ से 9:30 से दिख रहा है। तो देखो इतना समझ में आ रहा है कि ये लास्ट 5 डेज का बता रहा है। यहाँ डेट चेंज होते हुए देख सकते हो, 29 जून, इस तरह से 30 जून, लास्ट 5 डेज का। 1 मंथ का एनालिसिस देख सकते हो, ये देखो 1 मंथ में क्या हुआ है। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अभी मैंने बोला था ना कि डेटा को प्रेजेंट भी करते हैं। ये देखो डेटा को प्रेजेंट किया, ये कौन सा है? ये है लाइन चार्ट, है ना। लाइन चार्ट से प्रेजेंट हुआ है। प्रेजेंटेशन में क्या पता चल रहा है? ये देखो इतना पता चल रहा है फिलहाल, अप डाउन होते हुए, यहाँ तो काफी डाउन हुआ था, देन अप 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 अप, ये राइज हो रहा है, यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, उतना ज्यादा नहीं, अब आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 मंथ्स का एनालिसिस कर सकते हैं। 5 ईयर्स का देखो, 5 ईयर्स वाला भी दिखाते हैं। 5 ईयर्स का एनालिसिस कि इस शेयर का मार्केट में क्या अप एंड डाउन चल रहा था। देखो 5 ईयर्स का एनालिसिस, कितने सारे यहाँ पर, क्योंकि 5 साल का है तो इतना सारा अप एंड डाउन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर नहीं मिल रहा है 5 ईयर्स का जो है, लेकिन समझ में आ रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डाउन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेज है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डेटा लेके जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसे बोला जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर भी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल है। इंडेक्स नंबर मतलब हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब भी जो है प्राइस, कॉमोडिटी का प्राइस वगैरह बढ़ जाता है तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी पोटैटो का प्राइस काफी ज्यादा है, ठीक है, और जो है टमाटर, ठीक है, टोमेटो का प्राइस भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मतलब अपने अपने फैमिली कंडीशन के हिसाब से जो है हमारे लाइफ में इम्पैक्ट आता है, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ जाता है। जैसे देखो अभी जो है आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, तो लोन का, अगर किसी का लोन वगैरह चल रहा है तो उनका ईएमआई बढ़ जाएगा, ठीक है। और दो दो बार बढ़ा दिया है तो इसमें क्या होता है, ईएमआई वगैरह बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, लोगों के जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब जीने के लिए तो खर्चा करना पड़ता है ना, कि खाने का है, खाने का खर्चा, किसी का रहने का खर्चा है, स्कूल का है, कॉलेज का है, ट्यूशन का, तो सारा चीज, डॉक्टर है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हमें जिंदा रहने के लिए हमें क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब हमारा इंडेक्स कैसा जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है, जब भी कॉमोडिटी किसी भी तरह की चीजों का दाम जो कम ज्यादा, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस हो रहा है, कोई रेंट पे है तो रेंट बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घटता तो नहीं है नॉर्मली, क्या चल रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से हम लोग ये सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं। देखते हैं इंडेक्स नंबर पे बहुत सारा डेटा रहता है। देखो इंडेक्स नंबर, इस पे पूरे डेटा जो है वो बने हुए रहते हैं। ये देखो इंडेक्स नंबर पे आ, ये मिलेगा क्या मुझे?
देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो। ये देखो इंडेक्स नंबर, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये देखो यहाँ पर बता रखा है कि कैसा इंडेक्स नंबर हुआ था, ठीक है। ये अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम लोगों को कि क्या क्या इम्पैक्ट आया था, ठीक है। इंडेक्स नंबर का यहाँ पूरा डिटेल्स दे रखा है, तो हर बार पता चलता है कि हमारे देश में कैसा डिफरेंसेस हुआ है। ये देखो कॉमोडिटी, जैसे ऐसे क्वेश्चन होता है, तुम लोग का चैप्टर भी है इंडेक्स नंबर। ये देखो अगर ये सब प्राइस जो है 1980 में कितना था, ये सब कॉमोडिटी मान लिया है, ABCD। अगर तुम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखोगे मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमोडिटीज है, ठीक है। इसका प्राइस 1980 में कुछ ऐसा था, 1988 में कुछ ऐसा हुआ, तो प्राइस कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट आता है, इसको बोला जाता है इंडेक्स नंबर का एनालिसिस। इंडेक्स नंबर एनालिसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे, तुम लोग को एक नॉलेज रहे कि क्या होता है। नेक्स्ट है डिमांड। डिमांड एनालिसिस तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स में पता ही है कि क्या मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, डिमांड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, किस तरह से है, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस उसके बाद होता है इकोनोमेट्रिसिस। ये भी एक टेक्निक होता है, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज, ये सब टर्म जो है इजीली समझ में नहीं आएगा। जब हम लोग ये सब चैप्टर अलग से करेंगे तब समझ में आएगा। ये सब चैप्टर है तुम लोग का, टाइम सीरीज एनालिसिस है, लेकिन अभी ये हट गया है, मतलब CA फाउंडेशन से हट गया है और BCom में है, लेकिन इस क्या बोलते हैं, इस सेमिस्टर में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेमिस्टर में अगर देखो तो नहीं है। अब मुझे CU का पता है, बाकी तो मुझे नहीं पता, अलग अलग जो है यूनिवर्सिटीज का अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स नंबर भी है, लेकिन अभी किसका क्या सिलेबस है उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी हम लोग अगर देखें फाउंडेशन में इंडेक्स नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, टाइम सीरीज नहीं, टाइम सीरीज अभी और नहीं होता है, पहले था। रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो जो डिटेल्स में रहेगा उसे डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये हो गया एप्लीकेशन। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करने में कैसे हेल्प करेगा स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बिजनेस डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेगा ये। बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक। मतलब जैसे मान लो कि हमें क्या करना चाहिए, कोई भी मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर किसी एक प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। मतलब पहले मान लो कोई एक मोबाइल में फीचर्स कुछ अलग था, अब उसमें कुछ वो फीचर्स तो है, नया एडिशन करना चाहते हैं या कोई नया मोबाइल लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कुछ और प्रोडक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा, तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले ना क्या करती है कंपनियां, सर्वे करती है। सर्वे करती है मतलब उनको ये कलेक्ट करना पड़ेगा कि कस्टमर का डिमांड क्या है, ठीक है। कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रही है। अगर हम लोग कस्टमर का डिमांड जाने बिना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई मामूली बात नहीं होता है, इसके पहले प्री एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सर्वे वगैरह करना, उससे रिपोर्ट रेडी करना। तो बिजनेस मैनेजमेंट में देखो मैंने क्या लिखा है, बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक। मतलब डिसीजन क्या लेना है, क्या हम लोग नया प्रोडक्ट जैसे सोचे वैसे लॉन्च करें, उसमें जो फीचर्स डाला है क्या उसमें कोई चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा, तो इसके लिए कस्टमर को हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं। तो हमें किसी तरह से क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक के थ्रू से, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कितने लोग कौन सी चीजों पे हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब काउंट करके देखना पड़ेगा ना कि कितने लोगों ने इस फीचर्स को हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, ठीक है। तो ये सब कैसे कलेक्ट करती है कंपनियां, अलग मतलब जाके भी सर्वे करके कर सकती है, या फिर आजकल जो होता है बहुत सारे मतलब ऐप के थ्रू से भी हो जाता है। जैसे हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर मान लो ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो कभी कभी हमारे पास ना ऐसा मैसेज आता है, ठीक है, कि प्लीज अलाउ अलाउ कीजिए
कि आपका जितना भी डेटा वगैरह है ये हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे, वो ऐप के थ्रू से मैसेज आता है, एक्सेस करना चाहते हैं, अलाउ और नॉट, ठीक है। तो ये बोला जाता है, तो जैसे ही हम लोग अलाउ कर देते हैं ना, वो हमारे सारे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको कंपनियां को बेच देते हैं, कंपनी को बेच देते हैं, ठीक है। कि कंपनी एक्चुअली डेटा कलेक्ट करती है कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। कोई भी मान लो मिंत्रा वगैरह या किसी ऐप में जाके अगर हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं ना, उसके बाद आप लोग फेसबुक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, देखो आपको वही चीज दिखाएगा, ठीक है। उसी चीज का एड दिखाएगा। मान लो आपने कोई देख लिया कि कोई ड्रेस चूज किया, या फिर मान लो कोई कैलकुलेटर देखा, या फिर मान लो कुछ और चीज मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक लैपटॉप खरीदना है तो लैपटॉप देख रहे हैं, तो उसके बाद आप देखोगे कि हर जगह पे आपको लैपटॉप का एड दिखा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तो यही होता है, मतलब इस तरह से वो लिंक करते हैं और हमारा डिमांड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कस्टमर का डिमांड क्या है। इस तरह से बहुत सारे कस्टमर का डिमांड का डेटा उनके पास पहुंच जाता है, ठीक है। उस बेसिस पे वो अपना जो है डिसीजन लेते हैं कि कैसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर क्या अपग्रेडेशन करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं बिजनेस में किस तरह से हम लोग स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, तो इसका पहले एग्जांपल लिख लेते हैं फिर बताते हैं। सेल्स, परचेज, रॉ मटेरियल, सैलरी, wages, etc. Data are analysis, data are analysis, decision and policy. एक सेकेंड, data analysis and decision is taking. And also policy मेकिंग, ठीक है। इस तरह से लिख दिया मैंने, देखो ये समझाता है क्या होता है। तो कॉमर्स या इंडस्ट्री में किस तरह से स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता है। सेल्स रिगार्डिंग, सेल्स रिगार्डिंग कैसे अप्लाई होता है कि सेल्स देखो नॉर्मली दो तरह का सेल्स होता है, कैश और क्रेडिट। लेकिन कैश सेल अगर बिजनेस में देखो तो वो काफी कम होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्रेडिट सेल पे ही होता है। अगर क्रेडिट सेल का बात नहीं होता तो अकाउंट्स भी नहीं होता है ना। फिर अकाउंट्स का मतलब इतना सारा चीज नहीं होता, ठीक है। अब क्योंकि देखो जब क्रेडिट सेल होता है तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कस्टमर लेके गया, पेमेंट नहीं किया, फिर उसको नोटिस भेजो कि मुझे पेमेंट कर दो, तो वो होता है क्रेडिट सेल, ठीक है। तो सेल्स के बारे में हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग क्या कोई भी कस्टमर को क्रेडिट दे सकते हैं? नहीं, हमें उनका क्या है, उनके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए। कोई भी राह चलते आया और मेरे दुकान में पहले बार आया, कभी नहीं आया, क्या हम उसे क्रेडिट दे देंगे? नहीं। मेरा कोई जान पहचान का होगा, मुझे पता है उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है, कैसे है इंसान वो पता है, तभी जाके हम क्रेडिट दे सकते हैं। अदरवाइज हम क्रेडिट नहीं दे सकेंगे, ठीक है। इजीली तो नहीं दे पाएंगे। फिर अगर मुझे एनालिसिस करके लगता है देना चाहिए तो दे सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस तरह से, इस तरह से डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कि इससे हम लोग क्या करें, इससे हम लोग हमें कोई चीट कर ले, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सेल्स करते हैं तो हमें बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि इनके पहले क्या इन्होंने ये डेटर जो आज मेरे से क्या मांग रहे हैं, आज मेरे से क्रेडिट मांग रहे हैं, क्या इन्होंने पहले मेरे से कभी क्रेडिट लिया है? तो ये कैसे पता चलेगा? डेटा एनालिसिस करके। अगर लिया है तो कितना कितना लिया है, कितना रीपे किया है, कितना नहीं किया, कितना बैड डेट किया, कितना टाइम लिया, सारी चीजों को एनालिसिस ही करना पड़ेगा थ्रू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि मुझे उन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए क्रेडिट में, ठीक है। परचेज, जब हम लोग क्रेडिटर से परचेज करना चाहते हैं, क्रेडिटर के लिए भी सेम प्रॉब्लम है। वो मुझे क्यों देगा क्रेडिट में? कोई भी चीज वो मुझे क्रेडिट में क्यों देगा? तो मुझे देखना पड़ेगा, मतलब वो क्रेडिटर अपने तरफ से चेक करेगा कि क्या मुझे इस पर्सन को देना चाहिए, क्या इन्होंने पहले मेरे साथ ट्रांजैक्शन किया, अगर मेरे साथ नहीं किया है तो मार्केट में किसी और के साथ किया है तो इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये पैसा वैसा लौटाते हैं कि नहीं लौटाते हैं। तो ये सब के लिए क्या चाहिए? डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा से उनको पता चलेगा, ठीक है।
रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने जाएंगे तो भी ऐसा होगा, सैलरी दे रहे हैं तो वो भी देखना पड़ेगा कौन से एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया, कितने ईयर के गैप में हम लोगों ने सैलरी बढ़ाया, कितने परसेंटेज में बढ़ाया, या फिर वेजेस, सारा चीज, ठीक है। डेटा इसी तरह से मिलेगा कि लास्ट ईयर कितना सैलरी दिया था, इस बार इस कैटेगरी में लोगों को कितना सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज। डेटा और एनालिसिस किया, डेटा और एनालिसिस इस तरह से हर एक मैटर पे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। पॉलिसी जैसे सैलरी कितना बढ़ाएंगे, ठीक है, लास्ट ईयर मान लो 2% बढ़ाया था तो अभी 2.5 बढ़ाना है कि 3 बढ़ाना है, तो ये सब एनालिसिस कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं। तो इस तरह से कॉमर्स या इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता है। इतने सारे अच्छे अच्छे चीज के बाद भी सारी चीजों का ना लिमिटेशन होता है, क्योंकि अच्छा बुरा लेके ही सारा चीज होता है। मतलब अगर इंसान अच्छा बुरा लेके होता है तो कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक उसका भी कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव तो होता है। जैसे यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव मतलब लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन का मतलब यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट इंडिविजुअल। रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट इंडिविजुअल, इसका मतलब देखो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना कि डेटर को, अगर कोई नया डेटर आ रहा है, क्या मुझे उसे क्रेडिट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उसके लिए मुझे रेलिवेंट डेटा चाहिए, ठीक है। रेलिवेंट डेटा चाहिए, अगर मेरे से नहीं खरीदा है तो मार्केट में किसी और से खरीदा है, क्या इनका रिकॉर्ड है, मतलब पैसा वैसा लौटाते हैं कि नहीं लौटाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है तो हम स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर एक लिमिटेशन हो जाता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे बात बात करके अच्छा लगा कि नहीं अच्छे इंसान ही होंगे, हाँ हम ट्राई करके देख सकते हैं, इन्हें हम क्रेडिट दे सकते हैं, वो तो अपने एक मन का बात हो गया। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या हमें इसमें हेल्प कर पाएगा? अगर कोई इंडिविजुअल आ रहा है फर्स्ट टाइम हमारे पास जो है क्रेडिट मांगने के लिए, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई रिकॉर्डेड डेटा है ही नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं। मान लो मार्केट में पहले इन्होंने किसी से कुछ खरीदा नहीं है, वो प्रोडक्ट जो मेरे पास वो लेने आ रहे हैं, ठीक है। मान लो इनको बिजनेस करना है, ठीक है, बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदना है। मान लो मेरा बेकरी का बिजनेस है, तो बोले आप कुछ मुझे 10-20 हजार का सामान दे दीजिए क्रेडिट में, जैसे ही हम बेचेंगे आपको लौटा देंगे, ठीक है, हो सकता है। तो ये जो अब मुझे देना है कि उनको उधार नहीं देना है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है, इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस का कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो मुझे क्या करना है? मुझे पूरा मेरा दिल का बात सुनना पड़ेगा, ठीक है। मुझे अगर लगता है कि नहीं इंसान ठीक है, दे देगा, तो हम दे सकते हैं। लेकिन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर मुझे किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकता है। तो एग्रीगेट डेटा के बिना स्टैटिस्टिक इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ एग्रीगेट डेटा है तभी स्टैटिस्टिक्स रेलिवेंट है, अदरवाइज इंडिविजुअल के लिए स्टैटिस्टिक्स रेलिवेंट नहीं होता है। इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। सेकेंड देखो, क्वांटिटेटिव डेटा कैन only be used, however, for qualitative it need to be quantitative, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बोला था। देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या होता है? क्वांटिटेटिव यानी डिजिट वाला, डिजिट्स में रिप्रेजेंट करने को क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें यूनिट कुछ भी हो सकता है, डिग्री हो सकता है, पर यूनिट हो सकता है, पर डॉजन हो सकता है, पर पीस हो सकता है, पर किलो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, बट डिजिट में होना चाहिए। और क्वांटिटेटिव डेटा से हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बना सकते। जैसे मैंने फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था कलर से, ठीक है। अब जैसे मान लो बोलेंगे कि यहाँ मान लो एक ग्रुप में बहुत सारे जो है लोग खड़े हैं, ठीक है। तो कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है। जैसे मान लो जो ओलंपिक वगैरह का गेम होता है तो वहां पर बहुत सारे देश जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया से कोई जाएगा तो उन्हें इंडियन बोला जाएगा। तो उसी तरह से मान लो कि कहीं कोई इंडियन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, ठीक है, कोई और कोई है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग अगर बोलते हैं कि इनका नेशनलिटी ये है, उनका नेशनलिटी ये है, ठीक है, तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा, स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्ड नहीं बना सकते। हमें ये बोलना पड़ेगा कितने सारे इंडियन है, 5 6 7 8, ये हमें बताना पड़ेगा। कितने सारे वहां पर चाइनीज है, ठीक है, ये हमें कितने सारे ब्रिटिश है, ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये जब तक हम लोग क्वांटिटी में नहीं ट्रांसफर करते तब तक स्टैटिस्टिक्स जो है वो फेलियर है। मतलब स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज नहीं होगा डायरेक्टली क्वालिटेटिव डेटा से, ठीक है, उसे क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो थर्ड हम लोगों का लिमिटेशन है, दैट इज प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंडीशंस और assumption and any change in that will change projection। देखो ये क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्शन जो भी हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एक मोबाइल लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें क्या फीचर्स होगा नहीं होगा, वो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग तरीके से डिमांड को समझने का कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जैसे मान लो जाके सर्वे कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मान लो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन, बहुत सारे ऐप के थ्रू से कंपनियां इस तरह का डेटा कलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो प्रोजेक्शन जो भी हम लोग करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन और एजम्पशन, ठीक है। प्रोजेक्शन जो है वो अलग अलग कंडीशन या एजम्पशन पे हो सकता है, या तो एजम्पशन ले लो या तो जो भी एनालिसिस किया है उस कंडीशन पे ले लो। एंड एनी चेंज इन दैट, अगर हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था जिस कंडीशन बेसिस पे, वो चेंज हो जाता है या एजम्पशन ही चेंज हो जाता है, दैट विल चेंज प्रोजेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्शन ही हम लोग का चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन या एजम्पशन बेसिस पे होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड। improper improper sampling leads to improper results, ठीक है। तो सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन, सैम्पलिंग बेस्ड मतलब मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम लोगों ने कुछ सैंपल कलेक्ट किया और उसके बाद कंक्लूजन ले आए, ठीक है। सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। इम्प्रॉपर सैम्पलिंग अगर हम लोग करते हैं तो हमें इम्प्रॉपर रिजल्ट ही मिलेगा। जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये पता करने के लिए कंपनी भेज देती है अपने सेल्समैन लोगों को कि जाओ पूछ के आओ कि प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। या फिर मान लो कभी कभी एक्वागार्ड के ऊपर भी होता है, एक्वागार्ड वाले लोग आते हैं, वो काफी आते हैं इधर, ठीक है, आके पूछते हैं कि आपके घर में एक्वागार्ड है, कौन सा वाला है, ठीक है, हम आप क्या ये वाला यूज करते हैं, उनके कंपनी का यूज करें। तो वो क्या करें, सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेटेड देश है हमारा, हर जगह पे जाके कंपनी जो है वो पूछ नहीं सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल ले लेना पड़ेगा। हम लोग एक टारगेट एरिया सोच सकते हैं कि हम लोग को सोचना पड़ेगा हमारा टारगेट एरिया क्या है, हम लोग कहाँ बिजनेस करें, टारगेट एरिया एक फिक्स करना पड़ेगा, वहां पर जाके हम लोग क्या करेंगे, पूछताछ करेंगे, ठीक है। पूछताछ करने पे हमारे पास जो कंक्लूजन आएगा, वो कंक्लूजन हमारे पास हमेशा प्रॉपर हो ये जरूरी नहीं। जैसे मान लो जो टीवी में सीरियल वगैरह होता है, सीरीज वगैरह होता है, वेब सीरीज हो जो भी हो, तो हर एक वेब सीरीज का क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, टीआरपी बोलते हैं, है ना। कोई भी एक प्रोग्राम हो गया, वेब सीरीज हो गया, सीरियल्स वगैरह हो गया, या फिर मूवीज वगैरह, तो नॉर्मली सीरियल्स का होता है टीआरपी, ठीक है। टीआरपी जो हम लोग बोलते हैं कि इसका टीआरपी अच्छा चल रहा है, इसका खराब हो गया, ठीक है। तो ये टीआरपी कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट को, मान लो कि कोलकाता का एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके पूछा जाएगा, मान लो साउथ कोलकाता में पूछा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। साउथ कोलकाता को
टारगेट क्या है, कोई एक मतलब जो कोई भी एक वेब सीरीज के बारे में अगर हमें पता करना है कि लोग उस सीरीज को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो हर एक घर पे जा जाके पूछेंगे आप ये देखते नहीं देखते, ये पॉसिबल नहीं है। हर जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर टारगेट एरिया में हम लोग जा सकते हैं कि आज हमारा टारगेट एरिया ये है। मान लो साउथ कोलकाता में जाके हम लोग पूछ रहे हैं और वहां पर मान लो हम लोगों ने 500 लोगों से पूछताछ किया, ठीक है, वहां पर सभी ने बोला, मैक्सिमम हमारा आंसर आया नो, हम लोग ये पर्टिकुलर वेब सीरीज नहीं देखते हैं। अगर ऐसा आंसर आया तो हम लोगों ने कंक्लूजन ला लिया कि ये वेब सीरीज फिर अच्छा नहीं है, लोगों ने इसे नहीं पसंद किया, नहीं देखा, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने सिर्फ 500 लोगों के बेसिस पे ही डिसीजन ले लिया, सैम्पलिंग बेस्ड डिसीजन, ठीक है। सैंपल क्या लिया, 500 लोगों को टारगेट करके पूछेंगे, ठीक है, सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन कर लिया। और इससे क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग भी हो सकता है कि अगर कोलकाता में पूरे कोलकाता को अगर हम लोग टारगेट कर पाते और पूछते तो हो सकता है हमारा मैक्सिमम आंसर यस होता, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब हम लोगों ने सर्वे किया, हो सकता है हमें 500 लोगों में से मान लो हम लोगों को 400 लोगों ने नो बोला और 100 ने यस बोला, हाँ हम लोग देखते हैं अच्छा लगा, ठीक है। तो 100 ने यस बोला, 400 ने नो बोला, तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन नो ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम वोट तो ना की तरफ है। लेकिन अगर हम लोग पूरे कोलकाता में सर्वे करते हैं तो हो सकता है देखा गया कि 90% लोगों ने यस बोला, ठीक है, और 10% ने नो बोला। तो बेसिकली क्या हो गया कि लोगों को पसंद है शो, जिस शो के बारे में हम लोग टीआरपी का सोच रहे थे उसका शो का कंक्लूजन हमारा यस होना चाहिए था, बट हो गया नो, क्योंकि हम लोगों ने सैंपल बेस्ड जो है कंक्लूजन लाने का कोशिश किया। और सैंपल बेस्ड ही कर पाएंगे क्योंकि इतना पॉपुलेटेड कंट्री में हम लोग सबको जाके पूछ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सैंपल बेस्ड है, ये लिमिटेशन है। तो अगर हम लोग जहां पर सैंपल जिसको चूज किए हैं वहां अगर हमारा नेगेटिव आंसर आता है तो हम लोग पूरे चीज को नेगेटिव ही बता देंगे, ठीक है। ये होता है इम्प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करना, क्योंकि ये सैम्पलिंग बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 4, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया 4 लिमिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेल लिखेंगे वेरिएबल, मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। वेरिएबल जो है वो दो तरह का होता है। वेरिएबल क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेरिएबल दो तरह का, डिस्क्रीट और होता है कंटिन्यूअस। पहले लिख लेते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है, यहां से लिखते हैं, व्हेन अ वेरिएबल assumes a finite or countably infinite number of isolated value। समझाते हैं क्या, पहले लिखवा देते हैं, नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक्चुअली ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसके नीचे लिखना है, तो हम नेक्स्ट पेज में इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग के पेज में अगर जगह है तो जस्ट इसके नीचे लिखो, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, number of road accident in locality। अब हम लोग लिखेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, व्हेन ए वेरिएबल assumes
any value from a given interval also be in decimal, ये ब्रैकेट में लिखो, कॉमा फ्रैक्शंस, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, हाइट, वेट, सेल्स, प्रॉफिट, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो एग्जाम्पल देखो क्या होता है, जैसे मान लो मैंने पहले इधर लिख लिया एक बार डिस्क्रीट, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया कंटिन्यूअस समझाने के लिए। ठीक है, अब मान लो मैंने एक डेटा कलेक्ट किया है वेट का। ठीक है, मान लो वेट कलेक्शन ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट। ठीक है, क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लो एक स्कूल में क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उनका जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब मान लो हम लोगों ने एक रेंज दिखाया है, ठीक है, 60, अच्छा क्लास 10 छोड़ दो, 60 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेट लिख दिया मैंने, वेट कलेक्शन। ठीक है, वेट कलेक्शन जो है 60 से लेके 65 तक अगर हम लोग वेट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या डेटा आ सकता है। देखो 60 से लेके 65 में सिंपल अगर देखो तो 60 आ जाएगा, 61, 62, 63, 64, 65, ये तो आएगा ही आएगा। अगर हमें वेट कलेक्शन करना है जिनका वेट 60 किलो से लेके 65 किलो के अंदर है, उनका वेट कलेक्शन कर रहा है, तो हम लोग कौन कौन से लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनका वेट 60 है या 61 है, ये 62 है, 63 है, 64 है, 65 है। ठीक है, और इसके अलावा मान लो यहाँ पर और क्या आ सकता है, 60.5 भी आ सकता है। ठीक है, 60.750 मतलब 60 किलो 750 ग्राम। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये किलो में है तो आराम से ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है ना, देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस है, मतलब 60 के बाद 61 ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, 60 और 61 के बीच अलग अलग डिजिट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या क्या आ जाता है, हम लोग का डेसिमल भी आ जाता है, जैसे मैंने ये डेसिमल में लिखा। ठीक है, फ्रैक्शन भी आ जाता है, तो डेसिमल का पॉइंट हटा देंगे तो ये फ्रैक्शन, जैसे 60.5 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन, और इंटीजर भी आ सकते हैं। ठीक है, इंटीजर भी आ सकता है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, ये सब इंटीजर है। अब कंटिन्यूअस में मैंने क्या लिखा था, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम ए गिवन इंटरवल, ये एक इंटरवल लिया था मैंने 60 से लेके 65, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू आ सकता है। इस तरह के वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, एंड इंटीजर भी हो सकता है, जैसे कि हाइट, वेट, सेल्स, प्रॉफिट, एटसेट्रा, ये सब के केस में ये होगा। तो ये डिस्क्रीट क्या होता है, फिर देखो डिस्क्रीट में क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पर बोला नंबर ऑफ प्लेयर इन ए मैच। ठीक है, अब मान लो जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक एक ग्रुप में 11 प्लेयर होते हैं, तो हम 11 प्लेयर का ग्रुप जो है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कितने लोग हैं, 10 है, 9 है, मतलब 11 जन है एक ग्रुप में। हम लोग 1 से लेके 11 प्लेयर रखना चाहते हैं, तो मान लो हम लोग 1 से लेके 11 प्लेयर रखना चाहते हैं, तो 10 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, बट हम लोग 6.5, क्योंकि 1 से 11 तक में तो 6.5 भी आता है, तो 6.5 प्लेयर ये नहीं रख सकते हैं, ये कभी नहीं रख सकते, क्योंकि प्लेयर कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, प्लेयर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब ओनली इंटीजर ही होगा। ठीक है, ओनली इंटीजर ही होगा। ये देखो, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, तो ये हो गया फाइनाइट, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 60 से लेके 65 में
कुछ भी आ सकता था, ठीक है, इस इंटरवल में कुछ भी आ सकता था, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ इंटीजर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, इंटीजर ही आता है, वन से लेकर, मतलब नॉर्मली मैंने क्यों बोला वो भी समझेंगे थोड़े देर में। तो यहाँ पर डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग इसको इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते। इसीलिए देखो एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, तो फ्लावर में जो भी पंखुड़ियां है तो क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं, मान लो एक फूल जो है उसमें पांच पांच जो है पेटल्स है, तो 5 ही होगा, 5.5 5.4, ये तो पॉसिबल है नहीं। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कोई भी एक लोकेलिटी में अगर हो रहा है या फिर उसका हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है 5 6 7 ऐसा हो सकता है, 5.7 5.25 ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो 1 से लेके 11 के अंदर हम लोग एनी डिजिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डिजिट ही ले पाएंगे, मतलब फाइनाइट, assumes finite वैल्यूज, ठीक है, फाइनाइट आइसोलेटेड वैल्यूज। और काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वो देखो, काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब कुछ इस तरह से होगा। देखो काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब भी समझाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि हम लोग एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, सपोज हम एक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं जहां पर करेक्ट आंसर देने पे 1 मिलेगा, ठीक है, ये पैटर्न है तुम लोग का, 1 मार्क मिलेगा, और रॉन्ग आंसर देने पे 0.25 जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, 0.25 जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। 10 मार्क्स का सपोज एग्जाम, 10 मार्क्स का एग्जाम है, फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स है 10, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर, तो किसी को कितना मिल सकता है, मान लो अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 3 स्टूडेंट का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC, ठीक है, तो किसको कितना मिल सकता है, देखो जैसे मान लो कि अगर किसी ने एक क्वेश्चन गलत किया, ठीक है, मान लो ऐसा है, रॉन्ग अगर 1 हुआ है तो कितना मार्क्स मिलेगा, तो मार्क्स मिल जाएगा 10 - 0.25, ठीक है, 10 - 0.25। ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि तुम लोग ये सेकंड वाला पॉइंट जो है इसको समझ पाओ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये वाला पॉइंट काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, वो वाला पॉइंट देखो। जैसे यहाँ पर 10 - 0.25, तो ये हो गया 9.75, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी का 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुआ है तो उनको कितना मार्क्स मिलेगा, 0.25 करके 2 क्वेश्चन गलत, यानी 0.5 जो है ये माइनस हो जाएगा, तो 9.5 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का 3 क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो कितना मार्क्स मिलेगा, 0.25 करके 3 इंटू कर दो 0.75, डिडक्ट हो जाएगा 9.25 मिलेगा, ठीक है। रॉन्ग अगर 4 होता है, ठीक है, देखते जाओ क्या हो रहा है, ऐसा मत सोचो कि मतलब ये क्या कैसा एग्जाम्पल है, अभी देखो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से होता है तो देखो क्या बनेगा। फिर अगर मान लो किसी का 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 - 0.25 यानी उनका 1.25 डिडक्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.75। 3 की 8 होगा, चेक करते हैं। 10 - 1.25 8.75, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 8.75 होगा, ठीक है, 8.75। अगर मान लो किसी का 6 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 - 1.5 यानी कि 8.5। किसी का मान लो 7 क्वेश्चंस गलत हो, 1.75, 8.25 मिलेगा। अब मान लो किसी का 8 क्वेश्चंस गलत हो गया, तो हम यहाँ पर अभी शॉर्टकट में लिख देते हैं 8 इंटू 0.25 यानी 2, मतलब 8 मार्क्स मिलेगा। अगर किसी का इसके बाद कंटिन्यू करें, 8 क्वेश्चन गलत हुआ है, किसी का अगर 9 क्वेश्चन गलत हुआ है, 9 इंटू 0.25 2.25, 2.25 माइनस 10, तो ये 7.75 मिलेगा, ठीक है, 7.75। तो 7 था, 8 9 और लास्ट में 10। किसी का अगर 10 में से 10 क्वेश्चन ही हम लोगों का गलत हो जाता है, तो ये क्या आ गया, मतलब ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बाकी जो है वो सही है। जैसे
एक क्वेश्चन गलत हुआ तो यहाँ पर, अच्छा मैंने ना थोड़ा सा गलत कर दिया, अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो ये 10 माइनस नहीं होगा, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन गलत है तो 9 मार्क्स मिलेगा। थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया, ये 9 माइनस 0.25 होगा, 9 माइनस 0.25 होगा। मैंने 10 करके ही सारे में लिख दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया असम्पशन। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने 9 लिखना चाहिए था, यहाँ पर अगर दो क्वेश्चन गलत है तो उसको 8 मिला होगा, ठीक है, 8 मिला है सही के लिए और बाकी -5 हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा एग्जाम्पल मेरा जो है मैंने लिखते हुए गलत कर दिया, फिर से इतना सारा ठीक कर दिया। 8.75 होगा ये। ठीक है 8.75 और ये वाला हो गया 8 माइनस 0.5 यानी कि 7.5, ठीक है ये 7.5 ये हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। देखो 7.5, अगर तीन गलत हुआ है तो 7 सही है, 7 माइनस 0.75 यानी कि 6.25। अगर 4 रॉन्ग है तो 6 करेक्ट है, मतलब यहाँ पर 5 मिलेगा। अगर 5 रॉन्ग है तो फिर 5 करेक्ट है, तो 5 माइनस 1.25 तो ये हो गया 3.75। और अगर 6 रॉन्ग है तो 4 करेक्ट है, 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5। 7 गलत है तो 3 माइनस 1.75 यानी कि 1.25। और अगर 8 गलत है तो 8 क्वेश्चन अगर गलत है तो 2 करेक्ट हुआ होगा, तो 2 मार्क्स मिला है, तो 8 इंटू 0.25 तो नॉर्मली ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर 8 गलत हुआ और 2 सही हुआ तो 0 मिलेगा ओवरऑल, मतलब नेगेटिव मार्किंग को लेके, ठीक है। और 9 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुए हैं तो एक सही हुआ है तो उसके लिए 1 मार्क, और 9 क्वेश्चन के लिए कट हो जाएगा 2.25, तो यहाँ पर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। और ये वाला भी वही होगा, अगर किसी का 10 क्वेश्चन से रॉन्ग है तो उसका तो नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव का छोड़ो। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो रॉन्ग होने पे, क्योंकि हम लोग -0.25 कर रहे हैं पर क्वेश्चन, ठीक है, पर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोगों का मैक्सिमम लोगों को इस तरह से मार्क्स जो है मिल सकता है, ठीक है। क्या क्या मिल सकता है ये देखो, क्या क्या रॉन्ग हुआ, 0.25 हो सकता है, अगर रॉन्ग हुआ तो 0.5 हो सकता है, ठीक है, 0.75 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.25। ये हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इंटीजर होगा, लेकिन ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने लिया, डिस्क्रीट वेरिएबल लिया, ठीक है। अगर फुल मार्क्स 10 है तो किसको कितना मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, फुल मार्क्स अगर 10 है तो किसको कितना मार्क्स मिल सकता है, तो यहाँ पर देखो फुल मार्क्स अगर 10 है तो हमें ये सब मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन 10 तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 10 मिला, 9 मिला, 8 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 सिर्फ ये मिला ये नहीं बोल सकते। इसमें हम लोगों का क्या होगा, 0.25 का अगर डिडक्शन है तो उसमें हमें अलग अलग मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, 0.25 का अगर डिडक्शन होगा तो अलग अलग मार्क्स मिल सकता है। तो उसमें देखो क्या क्या आया, 8.75 आया, 7.5 आया, 6.25 आया, लेकिन यहाँ पर यही सब पर्टिकुलरली आ सकता है, जैसे 7.5 आया तो 7.4 भी आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 0.25 हो रहा है हर जगह पे, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो देखो समथिंग 0.5 पीछे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर देख सकते हो कि एनी डिजिट नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 10, अगर 10 मार्क्स का एग्जाम है तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक स्टूडेंट को 0 से लेकर 10 के अंदर कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि हम लोग नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 जो है 10 या 10 से कम कुछ भी मिल सकता है। लेकिन कुछ भी जो मिल सकता है ना, ये रैंडमली कुछ भी नंबर नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बोला 7.4 वो इसमें नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर एक पैटर्न से दिखा दिया कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो तो कितना, 2 क्वेश्चन रॉन्ग, 3 4 5 6 7, लेकिन 7.4 नहीं आता। लेकिन रेंज मेरा क्या है, रेंज मेरा है लेस देन इक्वल टू 10, मैक्सिमम 10 आ सकता है, उसके आगे कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी तो ये भी होता है ना, 2.4 भी होता है, तो 2.4 नहीं आएगा,
पॉसिबिलिटी है नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि माइनस करने पे 2.5 भले ही आ जाए बट 2.4 नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस 0.25 कर रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं आ सकता है, तो ये इंटीजर के साथ साथ ये जो है ये पॉइंट में भी आ सकता है। ये मैंने पहले इंटीजर इसीलिए लिखाया था बिकॉज ऑफ दिस एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ये समझ रहे थे कि डिस्क्रीट एक्चुअली होता क्या है, ओवरऑल समझ रहे थे। तो डिस्क्रीट में ऐसा होता है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन है, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट आइसोलेटेड वैल्यूज। फाइनाइट आइसोलेटेड मतलब एक फूल में अगर 5 पेटल्स है तो फाइनाइटली वो 5 ही है, ठीक है। या फिर और एक चीज भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, ठीक है। यहां पर हम लोग काउंट करके बोल सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 10 में क्या क्या आएगा। लेस देन इक्वल टू 10 में कंफर्मली यही सारे नंबर आएंगे, इससे अलग कुछ भी आ ही नहीं सकते हैं। मतलब किसी का क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन गलत होगा, दो या फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 का जो हम लोगों ने रेंज बना लिया ना, वहां पर अगर ये टेबल बना लो तो कोई भी स्टूडेंट को या तो 1 पॉइंट, और उसका अगर जो है एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ उसमें क्या हो जाएगा, उसमें उसे 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा नहीं था, रॉन्ग अगर हम लोगों का 0 होता है तो मार्क्स मिल जाएगा 10। तो हमें क्या क्या मार्क्स मिल सकता है, 10 मिल सकता है, 8.75 मिल सकता है, 7.5 मिल सकता है, 6.25 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 3.75, 2.5, 1.25, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कुछ नेगेटिव वैल्यूज आ रहे थे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन पर्टिकुलरली ये सारे नंबर के अलावा कुछ और नंबर नहीं आ सकता है, आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, मतलब जो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर जो काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 60 से 65, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकता है, बस उस रेंज में होना चाहिए। तो देखो ना, नेगेटिव से लेके 10 तक तो कुछ भी आ सकता है ना। जैसे मान लो 0.267 भी तो आ सकता है, जो कि नेगेटिव से लेके 10 तक जाता है 0.267, बट यहाँ पर वो नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है कि वो आए, ठीक है, वो नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर डिस्क्रीट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि एज्यूम से फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, यही होगा आइसोलेटेडली, और कुछ नहीं होगा, यही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक मैंने यहाँ पर नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लिखा था, यही होगा, ठीक है, और कुछ नंबर नहीं होगा। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, पर्टिकुलर एक रेंज में जितने भी सारे, यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि किसी का 60.003 नहीं आएगा, हो सकता है किसी का वेट 60 किलो 30 ग्राम है, 60.30 हो सकता है। अगर किसी का वेट 60 किलो 300 ग्राम है, 30 ग्राम है, तो हो सकता है। ये हम लोग मतलब कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते नहीं होगा, लेकिन ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पर जो है बनाया, इसमें हम मतलब बोल सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि इसके अलावा किसी और स्टूडेंट को और कोई मार्क्स मिल ही नहीं सकता है, चाहे रेंज कहीं से 10 तक ही है। वो तो हमें पता ही है कि रेंज 10 ही होगा, मैक्सिमम किसी को 10 मिल सकता है या उससे कम। उससे कम मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल जाए, उससे कम मतलब यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब इसको समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल का जरूरत होता है, अदरवाइज हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा एक एग्जाम्पल कि क्यों यहाँ पर बोला है कि काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। तो इसीलिए क्या यहाँ पर सिर्फ इंटीजर होता है, तो देखो बेसिकली तो इंटीजर ही होता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो भी डिस्क्रीट में ही आता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेंज में कोई भी डेटा नहीं ले सकते, ठीक है, इसीलिए ये डिस्क्रीट में ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट और एक चीज लिखवा देते हैं, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि किसी का जेंडर, जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, किसी का नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, किसी का या मान लो फूल का कलर, द कलर ऑफ ए फ्लावर, ये होता है एट्रीब्यूट बोलते हैं इनको। मतलब बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में आता है एट्रीब्यूट के बारे में, एट्रीब्यूट क्या होता है, मतलब क्या होता है ऐसा तो नहीं पूछेगा, वहां पर ऑप्शंस रहता है, ठीक है। अच्छा अब देखो डेटा, डेटा तो दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन shown as number, there are टू टाइप्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको हम लोग नंबर में दिखाते हैं, ये हम लोग ये स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, क्वांटिटेटिव का मतलब डिजिट में दिखाना, ठीक है। दो तरह का होता है प्राइमरी डेटा, डेटा दो तरह का होता है, प्राइमरी क्वांटिटेटिव डेटा एक्चुअली दो तरह का होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्योंकि क्वालिटेटिव क्या होता है, उसका तो कोई टाइप्स नहीं होगा ना, वो तो क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करके ही काम करना है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम collected by agency or investigator। सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब ऐसा कोई डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है। अब कोई एजेंसी भी कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां होती है जो कि डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, उनके पास से हमें डेटा कलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। या फिर कोई इन्वेस्टिगेटर है जिन्होंने डेटा वेटा कलेक्ट कर रखा है, तो वहां से मिल जाता है, ठीक है। अच्छा अब सेकेंडरी देखो, कलेक्टेड डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, used by different person और एजेंसी। मतलब ऑलरेडी एक डेटा कलेक्शन करने वाली एजेंसी ने डेटा कलेक्ट कर रखा था, उसने उसे दूसरी किसी एजेंसी ने यूज किया या दूसरे किसी पर्सन ने यूज किया, ठीक है। तब इस तरह के डेटा को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, मतलब सेकंड हैंड की तरह हो गया, ठीक है। ऑलरेडी मान लो किसी के पास एक कार है जो पहले वो यूज कर चुका है और वो कार किसी और ने खरीद लिया, सेकंड हैंड कार हो गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग फर्स्ट टाइम डेटा किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे कलेक्ट करते हैं, अब कलेक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटर हो या एजेंसी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और वही प्राइमरी डेटा जब यूज होता है सेकेंड टाइम, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है, सेकेंडरी डेटा। अब हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट होते हैं, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट होता है, ठीक है, इसका बहुत सारा मेथड है। फर्स्ट है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो किसी पर्सन के बारे में हमें कुछ पता करना है, तो हम लोग जाके इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे मान लो कि क्या होता है, हीरोज के हीरोइंस के बारे में इंटरव्यू होता है, कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में इंटरव्यू होता है, ठीक है, किसी और भी पर्टिकुलर लोगों के बारे में इंटरव्यू हो सकता है। अगर हमें किसी के बारे में इंटरव्यू करना है तो हम लोग इंटरव्यू करके इंटरोगेशन करके उनसे डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग कलेक्ट करना मतलब जिस बारे में बात करना चाहते हैं। अब इंटरव्यू मेथड जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब डायरेक्टली जाके जिनके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है उन्हीं से बात कर लिए हम लोग, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स, ठीक है, जिनसे रेस्पॉन्स लेना है उन्हीं से जाके पूछ लिए, ठीक है। नॉर्मली ये पर्सनल इंटरव्यू कब यूज होता है पता है, जब मान लो होता है नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी हो गया, ठीक है, तो मतलब फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, ठीक है, या फिर कुछ और हो गया, जैसे मान लो स्ट्रॉम वगैरह जोर से आ गया, तो फिर वहां पर क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है इसे बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी। अब नेचुरल कैलेमिटी जहां पर होता है वहां पर जो भी लोग इफेक्टेड होते हैं, तुम लोग अगर देखोगे न्यूज रिपोर्टर लोग वहां चले जाते हैं और जाके उनसे डायरेक्टली पूछते हैं, तो कब हुआ, कब ऐसे हुआ, यहाँ पर कब ऐसे पानी आने लगा, कैसे तूफान आया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसके बारे में डायरेक्टली जाके पूछते हैं लोगों से, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों से इंटरोगेशन करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटी होता है। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, डोर टू डोर सर्वे करके कर सकते हैं।
या फिर डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे भी होता है पर्सनल इंटरव्यू। डोर टू डोर सर्वे करके मान लो हम लोगों ने ये पूछा कि कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कोविड का वैक्सीन आया था, हो सकता है हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के एरिया में सारे लोगों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं, उसका एक हम लोग डेटा बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया को टारगेट कर लिया, जाके पूछ लिया घर घर पे, ठीक है, कि आपने आपके घर पे कितने लोग हैं, क्योंकि जो वैक्सीन आया था वो छोटे बच्चों के लिए नहीं था, बाद में छोटे बच्चों के लिए आया, ठीक है। तो आपके घर पे कितने लोग हैं, उनका एज क्या क्या है, तो फिर आप लोगों ने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, तो दैट इज डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। डोर टू डोर सर्वे करके हम लोग पूछ सकते हैं लोगों से, ठीक है। ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, व्हेन रीचिंग टू पर्सन difficult, we can contact associated पर्सन, ठीक है। तो अगर जिनके बारे में हमें पता करना है उनके पास हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों को पूछताछ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर, मान लो ऑफिस में तुम लोग जॉब कर रहे हो, और मान लो हम नहीं गए, हम भी तुम लोग के साथ जॉब करें, मान लो हम लोग तीनों जो है वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे कहीं पर। अब मान लो हम नहीं गए, क्योंकि हम लोग तीनों रोज एक साथ जाते हैं, एक साथ एक ही जगह पे बैठते हैं, ठीक है, जो लंच वगैरह टिफिन वगैरह करते हैं। तो अगर हम किसी दिन एब्सेंट होते हैं, तो मान लो हमारे जो कंपनी के मेन मैनेजर है वो पूछ रहे हैं कि वो आज क्यों नहीं आई, ठीक है। तो तुम लोगों से पूछ रहे हैं, मुझे डायरेक्ट नहीं पूछ रहे। या फिर मान लो कि जैसे मान लो एक ही जगह पे तुम लोग पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में, या फिर ट्यूशंस वगैरह में, तो हम मान लो कोई एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो मुझे पता है वो तुम लोगों के फ्रेंड है, तो हम उनको फोन करके नहीं पूछ रहे डायरेक्टली कि आप आज क्यों नहीं अटेंड किए क्लास, हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं तुम लोगों को पता है वो क्यों नहीं क्लास अटेंड किया। तो ये होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। जब पर्टिकुलर किसी के पास पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उससे एसोसिएटेड लोगों से इंटरव्यू कर लेते हैं। ऐसा एग्जांपल, जैसे मान लो रेल एक्सीडेंट वगैरह अगर होता है, मान लो जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, जो अफेक्टेड है, ठीक है, उनसे तो बात नहीं हो सकता है, किसी को चोट लग सकता है ज्यादा, तो उनसे बात नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, आसपास के लोगों को पूछते हैं, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ, आपने क्या देखा। तो ये हम लोग उनसे नहीं पूछते जो अफेक्टेड है, ठीक है, जो एसोसिएटेड है, वहां पर जो लोग थे जहां पर एरिया में एक्सीडेंट हुआ, उनसे पूछ लेते हैं कि आपने क्या देखा, कौन सा ट्रेन था, कैसे आ रहा था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या आपको कुछ पता चला। तो ये होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। और नेक्स्ट होता है यहाँ पर टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू होता है कि हम लोगों ने कॉल कर लिया, कॉल करके हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, ओवर फोन, क्विक एंड नॉन रेस्पॉन्सिव। ये क्या होता है ना, ये क्विक होता है, जल्दी होता है, मतलब हमें वहां पर पर्टिकुलर उस जगह पे जाना नहीं है, ठीक है, हमें पर्टिकुलर उस पर्सन के पास जाना नहीं है, तो जल्दी तो होगा ही, फोन करके कहीं पर भी हम लोग ये कांटेक्ट कर सकते हैं, जो टेलीफोन इंटरव्यू है। लेकिन नॉन रेस्पॉन्सिव है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए टेलीफोन किया, कि वो मुझे टाइम देंगे या नहीं देंगे, ये मतलब थोड़ा सा इनएक्यूरेसी बात हो जाता है, ठीक है, मतलब नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी को पर्सनली जाके इंटरव्यू करते हैं टाइम वगैरह अलॉट करके, तो फिर वो मतलब अगर किसी के पास पहुंच जाते तो उनको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, नॉर्मली वो ना नहीं बोलेंगे। लेकिन फोन के थ्रू से क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्सिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, पैरामीटर। यहाँ पर हो गया पर्सनल, कितने तरह का इंटरव्यू हम लोगों ने देखा, पर्सनल देखा, इनडायरेक्ट देखा, और टेलीफोन। तो पैरामीटर क्या क्या है, पैरामीटर हम ले रहे हैं एक्यूरेसी, कवरेज, नॉन रेस्पॉन्स,
तो पर्सनल का अगर देखो तो पर्सनल इंटरव्यू में एक्यूरेसी हाई होता है। हमें जिनका इंटरव्यू लेना है, अगर डायरेक्टली उनके पास जाके इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक्यूरेट आंसर ही लाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट कंडक्ट हो रहा है, मीडिएटर वाला बात नहीं है, तो हाई एक्यूरेसी होगा। कवरेज लो हो जाएगा, ज्यादा लोगों का नहीं ले सकते ना, एक एक जन का जाएंगे लेंगे इंटरव्यू, टाइम टेकिंग होता है, कवरेज लो हो जाता है। नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस लो रहता है। हाँ, हो सकता है हम किसी के घर पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए, फिर भी उन्होंने नहीं दिया, पॉसिबल है, बट लो होता है इसका चांसेस, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस लो होता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू एक्यूरेट होने का चांसेस लो होता है। क्यों? क्योंकि हम ये तुम्हारा फ्रेंड क्यों नहीं आया आज पढ़ने, हम उनसे नहीं पूछ के तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो ऐसे ही नहीं आया, बोल दिया मेरा तबीयत खराब है, तो हो सकता है मुझे गलत जवाब मिला, ठीक है, मतलब मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिला। तो एक्यूरेसी होने का, एक्यूरेट होने का चांसेस कम हो जाता है। कवरेज जो है ये भी कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो फिर कवरेज कम होगा। हम लोग तो फोन पे बात नहीं कर रहे कि एक साथ बहुत सारे लोगों को, पहले 10 लोगों को टारगेट कर लिया, 10 लोगों का इंटरव्यू ले लेंगे थ्रू फोन कॉलिंग, वो जल्दी हो सकता है, ठीक है। पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कवरेज लो हो गया। नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस भी लो होता है, ठीक है। रिस्पॉन्स मिलेगा, एक्यूरेसी भले ही कम हो, रिस्पॉन्स तो मिल ही जाएगा। टेलीफोन में क्या होता है, एक्यूरेसी लो होगा, क्योंकि फोन पे वो सही बोले गलत बोले, ठीक है। आई कांटेक्ट में क्या होता है, सबसे सही आंसर मिलता है, हम लोग जाके अगर पूछेंगे तो वो हमें गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कवरेज जो है, कवरेज इसमें हाई होता है। हम लोग एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को कवर कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन इंटरव्यू। और नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस हाई होता है। हो सकता है कि 10 लोगों का सोचा था, उसमें से 3 लोगों ने तो फोन ही नहीं उठाया, 7 लोगों ने, या ऐसा नहीं होता है, मान लो 7 लोगों ने फोन नहीं उठाया, बस 3 लोगों ने ही हाँ बोला, जैसे मान लो। और एक चीज भी होता है, ये दूसरे मेथड में आता है, जैसे मान लो ईमेल वगैरह आते रहता है ना, तो ईमेल वगैरह हम हमेशा हम लोग हर एक कंपनी का ओपन करके थोड़ी ना देखते हैं हमारे लिए क्या दिया है क्या नहीं दिया। लेकिन अगर कोई आके हमें कुछ समझाता है तो फिर हम लोगों को सुनना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग वो करें या ना करें वो तो अलग बात है, लेकिन ईमेल वाला कंसेप्ट अलग हो जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो भी इसमें आएगा। तो ये हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा इंटरव्यू मेथड, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी डेटा कलेक्शन का फर्स्ट मेथड पढ़ा, ठीक है। और इस तरह का हम लोग का और भी काफी सारा मेथड्स है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग इतना ही करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करें।